हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट का एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट जो है क्लास ट्वेल्थ सिलेबस पे बेस्ड है। यानी जो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स बुक है, दोनों पार्ट्स, एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, वो इस मॉक टेस्ट का सिलेबस है। तो जिनको भी ये मॉक टेस्ट ट्राई करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करें, ट्राई करें, फिर ये लेक्चर देखें। और बिना पीडीएफ डाउनलोड के आप लेक्चर देखना चाहते हो देख सकते हो, तो लेकिन हर क्वेश्चन में आप 1.5 मिनट 2 मिनट का समय ले, और नहीं बने तो उसके बाद सॉल्यूशन देख लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में द ग्राफ्स गिवन बिलो डिपिक्ट द डिपेंडेंस ऑफ टू रिएक्टिव impedances x1 and x2 on frequency of alternating EMF applied individually to them। ओके, तो alternating EMF लगाया जा रहा है, तो इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया गया है, दो अलग अलग रिएक्टिव इम्पीडेंस का ग्राफ दिया गया है दो केसेस के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि x1 और x2 क्या है, रेजिस्टेंस है कि इंडक्टर है कि कैपेसिटर है, क्या है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड तो रेजिस्टेंस करता नहीं है, तो x1 x2 रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ देखो ग्राफ का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब इम्पीडेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता, या तो एक्स ही होगा या तो एक्सएल होगा, है ना। अब एक्सी जो होता है, एक्सी अगर आपको याद हो 1/ओमेगा सी होता है, तो अगर ओमेगा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये चीज़ घटेगी। ठीक है, तो घटने वाला ग्राफ कौन सा, ये वाला, यानी ये एक्सी वाला ग्राफ होगा। और वैसे ही एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये वो वाला चीज़ बढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाएंगे तो ओमेगा इंटू एल बढ़ेगा। तो ये आपका एक्सएल का है, तो एक्स1 जो है एक्सएल है, और एक्स2 जो है वो एक्सी है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में an unpolarized beam of light is incident on a polarizer and then the beam is passed through another polarizer। ठीक है, दो polarizer है। if the transmission axis of both the polarizer are at 45 degree then the final intensity। ठीक है, ये मान लो पोलराइजर नंबर 1 है, ये पोलराइजर नंबर 2 है, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ अनपोलराइज्ड बीम घुस रहा है आई नॉट इंटेंसिटी का, तो अनपोलराइज्ड बीम किसी पोलराइजर से पास होता है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अब लेकिन फिर ये लाइट इस पोलराइजर से पास होगी, तो क्योंकि ये पोलराइज लाइट है तो यहाँ पे आप मानस लॉ, मनूज लॉ, जो भी बोलते हो आप वो लगाओ। तो इस पोलराइजर में इंसिडेंट इंटेंसिटी इतना है इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ इन दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल, तो हो जाएगा I0/4। तो ओरिजिनल का कितना गुना पास हो पाया, 1/4 पास हो पाया। ठीक है, वही पूछा गया है, फाइनल जो पास हुआ है ओरिजिनल कितना है, इसका कितना नहीं, इसका तो हाफ है ये। ठीक है, ओरिजिनल का कितना है, ओरिजिनल का 1/4 है, वो पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल दोनों का अगर इक्वल है तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब लैम्डा होता है h/p, अब लैम्डा दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों का p इक्वल है। ठीक है, तो अगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब मोमेंटम इक्वल है, मतलब m1v1 इक्वल टू m2v2। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी का रेशियो, तो v1/v2 इक्वल टू m2/m1। ठीक है, अब सेकेंड वाले का मास क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास अगर 4m है तो प्रोटॉन का मास m होगा, बेसिकली इससे 4 गुना ज़्यादा होता है, तो 4:1, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में अ न्यूक्लियस ऑफ, मतलब न्यूक्लियस का वैल्यू दे दिया है, इनिशियली रेस्ट पे है, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v, तो रिकॉल स्पीड क्या होगा। ठीक है, अब इसका मास कितना है, 210, तो इतना मास का न्यूक्लियस रेस्ट पे है, ये जस्ट बिफोर डीके है, जस्ट आफ्टर डीके इसमें अल्फा निकल गया तो 4 मास निकल गया, तो 210 में से 206 बचेगा। ठीक है, प्लस अल्फा, अल्फा का मास 4, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका 206, और ओरिजिनल का इतना। ठीक है, अब अगर अल्फा पार्टिकल उस तरफ जाएगा तो इसको इधर जाना पड़ेगा, तभी तो मोमेंटम कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो ये पूछा गया है, ये वी से जा रहा है, तो ये कितने से जा रहा होगा। ठीक है, तो मान लो ये यू से जा रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम लिखोगे तो -206u इज इक्वल टू +4v इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 4v/206। ठीक है, तो 4v/206 यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द शीट होती है, मतलब पैरेलल लाइंस, जैसे ये इन्फिनेटली लार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसी है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ऐसे होंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये प्लेनर है, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्फिनिटली शीट जो है वो प्लेनर है, उसके कारण जो फील्ड आया है ये ऐसा आया है अवे फ्रॉम द शीट, तो उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेगा, ठीक है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो परपेंडिकुलर टू ये है तो प्लेन्स आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 6 में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर शोन। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है। तो बेसिकली देखो, वोल्ट मीटर हमेशा अपने एंड पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को ही वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप वोल्ट मीटर अगर नहीं जानते हो तो इसको बस करंट एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो, रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना, अब सिंपल आपका लूप लॉ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ, मतलब बेसिक जो आप लगाते हो, तो यहाँ पे आप लगाओगे दोनों पैरेलल में 600 और 300, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 200, 6 × 3 18 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9, 18/9 200। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, 200। तो 200, तो 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि ये 200 और 100 तीनों सीरीज में है, तो सब में सेम करंट फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 200 = 200 = 200, मतलब 2:2:2:1 में पोटेंशियल ये वाला जो बैटरी जो सप्लाई कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:2:1 में, ठीक है। तो यानी आपको पास 40, 40 और 20 है ना। देख लो इन तीनों को ऐड करो, आपको 100 मिल जाएगा। तो 100 का यहाँ 40 का ड्रॉप आएगा, यहाँ 40 का ड्रॉप आएगा, और इसीलिए 20 का ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, 40 है। बेसिकली आप 2:2:1 में तोड़ना चाहते हो 100 को, तो आपको नहीं समझ में आया मैंने ऐसे कैसे किया, तो मान लेते 2x और 1x है, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, लूप लॉ लगा के 100। तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 20, x की 20 मिल गई, पुट कर दो यहाँ पे, तो x की 20, 2x की 40, ये 40, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 40 वोल्ट, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत। ये टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कर्व्ड है, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल होगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा, ठीक है। तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में फॉर्म क्लोज लूप, सही है, ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नहीं बनाते। जो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो क्लोज लूप नहीं बनाते, लेकिन जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो तो क्लोज लाइन बनाते हैं, ठीक है, क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस मे बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, गलत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो बोलता है, ठीक है ना, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विल नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है, ये गलत है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बहुत गलत है, तो खाली ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 6 1.1 वोल्ट सेल्स ईच विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आर कनेक्टेड एज शोन, द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2, ठीक है, एक्सटर्नल इसके थ्रू, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो ऊपर में है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो ये इस पार्ट को आप, ये दोनों सीरीज में, ये सेल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2e, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r, ठीक है। ये ऊपर वाला सेल हो गया, ये पूरे के बदले आप ये लिख सकते हो, वैसे नीचे का भी एग्जैक्टली सेम, नीचे का भी एग्जैक्टली सेम, तो ऐसा 3 बार आ जाएगा, ठीक है। 2r, 2e, 2e, 2r, ठीक है। ओके, अब ये पूरा कनेक्टेड है इससे r के साथ, तो इस पूरे का पहले इक्विवेलेंट निकालो, मैं वाले ऊपर में जितने सेल्स हैं ना उसका इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। अब ये इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, तो आपको पता है E1/R1 प्लस E2/R2, वापस यही आएगा E3/R3, तो इसका 3 गुना, डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 3/2R2, तो ये हो जाएगा 3 कट गया, R कट गया, तो ये हो गया 2e, ठीक है। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा इतना, और इक्विवेलेंट ई में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पैरेलल जैसा कनेक्टेड रहता है वैसा, तो 2r/3, इक्वल रेजिस्टेंस 3 ठो है तो 2r/3, ठीक है। मतलब ये पूरा जो दुकान है सेल्स का, इस पूरे को आप एक सेल से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है कैपिटल R, ठीक है। वैल्यू देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस है
दो, सॉरी तीन, तो तीन यहाँ पुट करेंगे तो ये दो हो गया, तो ये पूरा चीज़ कितना है, दो। और ये आर का वैल्यू कितना है, तीन। आर का वैल्यू टू है, सॉरी, तो आर कितना है, टू। और ई का वैल्यू है 1.1, तो 1.1 इंटू टू, 2.2। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा 2.2, वही ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दो प्लस दो चार, तो 0.55। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। वही तो पूछा था, करंट थ्रू दिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इनसाइड अ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड फ्रॉम टू अपोजिट faces of a plain glass slab appears at a distance of 9 and 5 respectively from the surface। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लैब है, जैसे एक ग्लास स्लैब है, प्लेन है, तो मैं थोड़ा, ठीक है, ये ग्लास से बना हुआ है, ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पे अंदर में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये कितनी दूरी पे दिख रहा है, 9 और 5, कुछ भी ले लो, 5 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है 5 पे। ठीक है, तो इसका एक्चुअल डेप्थ अगर डी है, तो आपको पता है, आप बाहर से एयर से ग्लास में झाँकोगे तो कम दिखेगा, पास दिखता है ना, जैसे जस्ट लाइक एयर से वाटर में झाँकते हो तो पास दिखता है चीज़ें, तो वही रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ वाला है, तो एक्चुअल डेप्थ डी है, तो आपको क्या दिखेगा, डी बाई म्यू। ठीक है, वैसे ही इस तरफ से देखोगे इसको, तो अगर इस पूरे चीज़ का थिकनेस टी है, तो अगर ये डी है तो ये कितना होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये डी है, तो ये क्या होगा, टी माइनस डी, है ना। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ से देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, पास दिखेगा, और कितना दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक 9 पे दिख रहा है और ये 5 पे दिख रहा है ना। इधर से देखेंगे तो ये यहाँ दिख रहा है, और इधर से देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, ओके। अब आपको ये पता है कि डी बाई म्यू 5 है, वैसे ये एक्चुअल डेप्थ कितना है इस ऑब्जेक्ट का, इस सरफेस से कितनी दूरी पे, टी बाई डी, लेकिन दिखेगा कितने पे, टी बाई टी डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये जो 9 है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू टी बाई डी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि हमें टी चाहिए ना, थिकनेस ऑफ द ग्लास, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो टी बाई म्यू इक्वल टू 14, तो टी की वैल्यू 14 टाइम्स म्यू। म्यू कितना होता है, ग्लास का कुछ नहीं बोला है तो 1.5, तो ये 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल 37 डिग्री इज कोटेड विथ सिल्वर। ओके, तो बना लेते हैं साथ में ही। टूल्स है क्या अपने पास, ट्रायंगल का नहीं है, स्ट्रेंज। तो आपके पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, और लाइट को लाते हैं, 37 डिग्री का ये एंगल है, ये 37 डिग्री है। ठीक है, लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रहा है 67 डिग्री, 60 डिग्री पे, तो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है 60 डिग्री पे। ठीक है, आप चाहते हो कि लाइट जो है रिट्रेस कर ले पाथ को, तो ये वाला सरफेस आपको दिया हुआ है सिल्वर्ड है, दोनों में से कोई भी एक ले लो, है ना, जिस जो सरफेस को सिल्वर लेंगे उसके दूसरी तरफ से लाइट आना चाहिए, ऐसा था। तो ये तभी ऐसा हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर टकराए। ठीक है, परपेंडिकुलर टकराएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, जीरो, जिसको R2 बोलते हो आप, तो R2 जीरो है, क्योंकि आप चाहते हो परपेंडिकुलर टकराए, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अब R2 जीरो है तो आपको पता है R1 होता है A माइनस R2, ए है 37, माइनस R2 करेंगे तो 37 डिग्री। ठीक है ना, तो R1 की वैल्यू यानी ये कितना हो गया, 37। तो यहाँ पे आप इसने से लगाओ, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन 37। ठीक है, जो भी है प्रिज्म बना हुआ जिससे, मैं ग्लास बोल दिया, जरूरी नहीं कि ग्लास से बना हो। तो साइन 60 बाय साइन 37, साइन 60 होता है √3/2, साइन 37 होता है 3/5, तो 5/2√3, 5/2√3 ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ बायक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन YDAC, मतलब दो वेवलेंथ प्रेजेंट है, एक कितना है और कितना, देन द मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा फॉर λ1 विच ओवरलैप्स विथ, ठीक है, बेसिकली दोनों का मैक्सिमा को मैच करवाना है। ठीक है, तो अब सिर्फ ये यूज होता, सिर्फ ये वाला लैम्डा यूज हो तो मैक्सिमा का लोकेशन क्या होता है, n1 λ1 d/d, और सिर्फ ये वाला यूज होता तब मैक्सिमा का लोकेशन, इसको λ2 बोल रहा हूँ मैं, ये
अब दोनों का मैक्सिमा सेम लोकेशन में बनाना है तो दोनों के लिए ये जिसको इक्वेट करेंगे। इन लोकेशंस पे पहले वाले का मैक्सिमम बन रहा है, इन लोकेशन पे दूसरे वाले का मैक्सिमम बन रहा है। आप चाहते हो दोनों ओवरलैप करें तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, डी डी कट गया, ये डी डी भी कट गया, है ना। अब लैम्डा वन 700 है, ये 500 है, तो ये 700 है तो एन वन 700, एन टू 500। ठीक है, अब ये लैम्डा में से जितना कैंसिल कर सकते हो करो। इंटीज मतलब फ्रैक्शन में, इंटीजर मतलब क्या बोलते हैं, डेसिमल मतलब, उसके अलावा जितना कैंसिल कर सकते हो करो, कर दिए। तो 7 टाइम्स एन वन इक्वल टू 5 टाइम्स एन टू। अब जब भी आपको बोला जाए ना मिनिमम, तो मिनिमम बोला जा रहा है मतलब एन वन या एन टू का मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, या तो एन वन का मिनिमम वैल्यू निकालो या तो एन टू का। अब याद रखना एन वन एन टू जो इंटीजर है, इन फॉर्मूलाज में एन और ये जो है इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो इससे आपको दिख जाना चाहिए एन वन का मिनिमम वैल्यू होगा 5। या तो अब इससे करो, या एन टू का मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हो तो हो जाएगा 7। अब उससे कम रख के देखोगे तो फिर ये आपका इंटीजर आएगा ही नहीं। ठीक है, खुद देख लो ना यहीं पे, क्योंकि 7 और 5 में कोई कॉमन नहीं है ना अब। ठीक है ना, तो एन वन को 5 रखेंगे, एन टू को 7 रखेंगे, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन वन एन टू है, तब जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो एन वन का मिनिमम वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट हायर वैल्यू को अगर उनका पूछता, ये क्वेश्चन में जरूरत नहीं, अगर पूछता तो 10 इसका मल्टीपल आता था, फिर नेक्स्ट हायर 15, वैसे इसका 7 है, नेक्स्ट हायर 14, नेक्स्ट हायर 21 एंड सो ऑन। ठीक है, एनीवेज अब इन दोनों में से जिसके साथ आगे बढ़ना है बढ़ो। तो आपसे पूछा गया था मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्स लैम्डा वन, तो लैम्डा वन तो ये वाला था, पहला वाला था ना, हाँ, तो यही 5 हो गया। अब लैम्डा टू का मिनिमम ऑर्डर पूछो, 7 हो गया। बेसिकली फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा वन विल कोइंसाइड विथ सेवेंथ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा टू। ठीक है, 12th में रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो 600 और 450 का करेंगे तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 400 बाय 650, 15 3 45, 15 चौक 60, 3/4। क्वेश्चन नंबर 13 में द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंसेज ऑफ ए टेलीस्कोप आर 205 रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम मैग्नीफाइंग। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा तो जो फाइनल इमेज होगा ना वो नियर पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, नियर पॉइंट पे, मतलब अगर नियर पॉइंट दिया हो नहीं है तो वही 25 सेंटीमीटर किससे, आई पीस से। तो फाइनल पॉइंट एट नियर पॉइंट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस, क्योंकि आँख तो आई पीस के पास होता है ना। ठीक है, जब भी मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछेगा तो फाइनल इमेज आप 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात ये है, क्या है, ये है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप है मतलब ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटी, क्योंकि टेलीस्कोप से आप दूर की चीज़ों को देखते हो, तो मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, बस ये दोनों जान लिए ना, अभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो मैं डायग्राम यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। याद रखना जो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, जिसको बीटा बोलते हैं, एट द टेलीस्कोप डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट से जो रे डायग्राम बनाएंगे, मैं ऐसा बना रहा हूँ मैं, ये रे आया ऐसे। ठीक है, और एक रे ले लेते हैं ये, है ना, और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा, है ना, पैरेलल रेज होंगे क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वाला रे जो है ना, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, सेकंड रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यही वाला रे जो है इसके रिफ्लेक्ट होके, मतलब इस लेंस से अपना पाथ चेंज करने के बाद इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पास हो रहा है तो अनडिवाइडेड होगा, है ना। ठीक है, आपको बोल रहे नहीं सर ये पास नहीं हुआ, कोई और पास होगा, तो उसको ड्रॉ कर लो। मैं जो पास होने वाला है ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे लेंस का, उसी रे को ड्रॉ किया हो यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग बीटा। तो ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है। अल्फा बाय बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बाय अल्फा को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, याद रखना ये दोनों रे पैरेलल है। ठीक है, ओके, अब जो फाइनल इमेज बन रहा है वो इससे कितनी दूर पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ओके, ओके, फाइनल इमेज नहीं तो इनिशियल वाला है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, तो लेकिन मुझे ये दिखाना है डिस्टेंस अलग सेंस में, ये आपका इंटरमीडिएट इमेज है। ठीक है, आई वन बोल देते हैं, है ना। तो आई वन तो आपको पता है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो फोकल प्लेन में बनेगा। तो इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का कितना है 200, तो ये हो गया 200।
ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है तो इसके फोकल प्लेन में बनेगा, यानी इससे 200 सेंटीमीटर इस तरफ है ना, ये इंटरमीडिएट इमेज है। अब दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, ठीक है ना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना। अब ये कितनी दूर पे होना चाहिए, ठीक है, अब ये मान लेते हैं यहाँ से डी डिस्टेंस दूर है, तो पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे पता है कि जो फाइनल इमेज है वो इससे 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा, इस तरफ, इसी तरफ लेना है आपको, उस तरफ मत लेना कभी, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ सेकंड लेंस के लिए। तो फाइनल इमेज मुझे पता है लेफ्ट साइड में बनेगा इसके 25 सेंटीमीटर दूर, इससे पता था मुझे, ठीक है। इनिशियल ये यू की वैल्यू क्या है, माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस डी, 1 बाय फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ प्लस में लेना है 5, ठीक है। तो 1/d माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/5। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5/25, 6/25/6, ठीक है, डी आ गया 25/6 है ना। अब आपको याद रखना क्या चाहिए, अल्फा और बीटा का रेशियो, ठीक है। अब याद रखना ये अल्फा है, ये रे तो अनडिवाइडेड है क्योंकि ये रे क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये भी अल्फा, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल से आप देखोगे, क्योंकि अल्फा बीटा सब छोटे छोटे एंगल ही होते हैं, तो अल्फा हो जाएगा दिस हाइट, तो ये वाला हाइट अगर आप एच बोलो तो एच बाय ये लेंथ, टेन अल्फा देखो एच बाय दिस, तो एच बाय ये लेंथ एच बाय 200, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा एच बाय 200, ठीक है। वैसे बीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल से आप देखोगे, टेन बीटा हो जाएगा एच बाय दिस लेंथ एच बाय डी, बेसिकली आंसर हो जाएगा 200/d, तो 200/d मतलब 6/25, तो 25 × 200 8×6 = 48, तो ये हो जाएगा 48, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको देखो, बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन चीज़ आपको पहचानना था, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है तो फाइनल इमेज जितना पास होगा उतना पास बनेगा, तो फाइनल इमेज है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। दूसरी बात है टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। ओके, ये फाइनल इमेज नहीं है, इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज का जरूरत नहीं पड़ा मुझे, ठीक है, ड्रॉ करने का। क्वेश्चन नंबर 14 में प्लेन माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन ए लॉन्ग स्लिट हैविंग विथ इतना, तो मतलब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे बन रहा है ना। अब मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए आप एन की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है फर्स्ट मिनिमा के लिए है ना, तो लैम्डा की वैल्यू a/2, अब ए का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो a/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी v1, ठीक है। व्हाट इज द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सेल इफ इट इज इरेडिएटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है। तो दो अलग अलग केस है, सेम सेल सेम फोटो सेल पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, पहले केस में इतना फ्रीक्वेंसी का, दूसरे केस में इतना फ्रीक्वेंसी का, तो पहले केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, दूसरे कितना होगा। तो बेसिक इक्वेशन वही आपका आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स क्या होता है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दो बार लगाएंगे, दोनों बार फाइव सेम लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बार लाइट जो है सेम मटेरियल पे, सेम फोटो सेल पे इंसिडेंट हो रही है, तो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, मतलब फाइव की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। तो पहले बार लगाएंगे इसको तो HF1 इज इक्वल टू इतना, दूसरी बार लगाएंगे तो HF2 इक्वल टू इतना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, V2 की वैल्यू है ना, सेकंड केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो आप अगर दिस माइनस दिस करो, आपको फर्स्ट माइनस सेकंड करना है तो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तो डिटेल्स। तो मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ, तो दिस माइनस दिस करूँगा इतना, इधर में HF2 माइनस F1, ठीक है। मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, कुछ में फाई नहीं चाहिए, ऑप्शन में कहीं फाई दिख रहा है क्या, नहीं फाई को हटाना है, इसलिए मैंने माइनस किया। तो मुझे चाहिए V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी H/E F2 माइनस F1 प्लस V1, ठीक है। H/E F2 माइनस F1 प्लस V1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, इस केस में है ना। चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाइम पीरियड होता है इतना 2πm/qb। अब ये चीज़ स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, स्पीड पे नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में लाइट रेडिएशन विथ एनर्जी फ्लक्स इतना, तो ये एनर्जी फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी होता है, इज इंसिडेंट ऑन ए वेल पॉलिश डिस्क ऑफ एरिया इतना इन फॉर 1 आवर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। तो वेल पॉलिश बोल दिया है मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग,
ठीक है, वेल पॉलिश मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ओके। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, जैसे बहुत सारे नीट के बच्चों को नहीं पता रहता है, तो मुझे याद भी नहीं रहता, तो मैं डिराइव कर लेता हूँ, कुछ 10-15 सेकंड लगेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है, ई बाय सी। अब एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम बाय सी, यही होता है ना। ठीक है, अब यहाँ से फोर्स पूछा है, मोमेंटम पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर होगा। अब याद रखना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग केस में इस जो भी मोमेंटम से पार्टिकल आ रहा है उसका डबल मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में क्या होगा, पी से आएगा और वापस जाएगा पी से, तो इसका चेंजिंग मोमेंटम कितने का है, 2p का है ना। फाइनल माइनस इनिशियल 2p का है, तो इसको कितना ट्रांसफर मिलेगा, थर्ड लॉ से 2p। ठीक है, तो 2p होगा ट्रांसफर, तो मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p, तो इसका डबल कर दो, तो मोमेंटम ट्रांसफर इतना। आप सबका वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू इंटेंसिटी, यहाँ करता हूँ मैं, 2 इंटू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 24 वाट पर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने, क्योंकि एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आई इंटू ए इंटू टाइम। 1 घंटे में कितना सेकेंड्स होता है, 3600, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 × 8 है ना, और पावर में कितना चाहिए हमें, 1 2 3, और 3 में से 1 है 5। ठीक है, 8 × 4 = 32, 32 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है ना, ओके। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 32 इंटू 36, 6 दूनी 12, 1 6 × 3 = 18, 1 19, 32 × 96, 9 × 1 = 10, 1 11। ठीक है, तो 1152 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको अगर हाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.15 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो 1.15 10⁻⁻², तो इससे मैच कर रहा है। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना, मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में, डिप्लीशन लेयर ऑफ सिलिकॉन डायोड इज इतना वाइड एंड नी पोटेंशियल इतना। बेसिकली ये आपका अगर क्या बोलते हैं, सो डिप्लीशन लेयर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0.6 वोल्ट का है, और ये जो लंबाई है ये है 1 माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, और ये है 1 माइक्रो, तो 10⁻⁻6। ठीक है, तो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻+5, 6 इंटू 10⁻+5, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइवन। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइवन, अब 1/λ क्या होता है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/n1² माइनस 1/n2² है ना। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी मतलब कम से कम जंपिंग हुआ होगा। ठीक है, अब लाइवन की बात करें, लाइवन मतलब n = 1 पे जंप करके आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम जंपिंग के लिए 2 से 1 में आना चाहिए, 3 से 1 तो नेक्स्ट हायर हो जाएगा, 4 से 1 और नेक्स्ट हायर। ठीक है ना, तो 2 से 1, तो 2 से 1, तो ये फर्स्ट केस का हो गया। वैसे सेकंड केस में बोला गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कम से, और ये उल्टा कर दिया मैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम जंप करना चाहिए, तो मैक्सिमम जंप मतलब इन्फिनिटी से 1 पे करेगा। ठीक है ना, अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट एनर्जी मतलब शॉर्टेस्ट जंप, शॉर्टेस्ट जंप मतलब जस्ट नेक्स्ट हायर से करेगा। तो ये कौन सा है, पास्चन, लाइमन बार्नर पास्चन। पास्चन मतलब n = 3 पे जंप करके आना चाहिए, कहाँ से आएगा, 4 से, है ना। हायर से लो में जंप करेगा तभी तो एनर्जी घटेगा और फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो 4 से 3 में आएगा। अब इनका रेशियो लेते हैं, तो λ2/λ1 आपके पास हो जाएगा, ये तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 1, 16 - 9 इंटू 4, 144, तो ये 144/7। अब λ1/λ2 हो जाएगा 7/144, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, मैं यहाँ पे उल्टा बोल दिया था पहले, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब इन्फिनिटी से जंप करेगा, जो भी है लाइमन है तो 1 तक। ठीक है, वैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। और पास्चन की बात करें, पास्चन में इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिटर से जंप करके 3 पे आता है, तो 4 से 3 वाला जंप होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है, आपको बोला गया है अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है तो यहीं पे कर लेते हैं। ए को 0 बोला गया है, ये आँख तो फट जाएगा अपना, ये ठीक थी तो था। ठीक है, ए को 0 और बी को 1, तो ये 0 है तो यहाँ 0 गया, यहाँ 0 गया, ये 1 यहाँ गया, 1 यहाँ भी गया। ठीक है, अब और गेट में 0 और 1 जाता है तो 1 निकलता है, 1 का उल्टा कर दे, नॉट कर दे तो 0। ठीक है, तो यहाँ भी 0 गया, यहाँ भी 0 गया। अब 0 0 और में जाता है तो निकलता है 0, उसका नॉट करेंगे तो 1। 0 और 1 और में जाता है तो निकलता है 1, उसका नॉट करेंगे तो 0। 1 और 0 एंड में जाता है तो बाहर निकलता है 1, सॉरी 1 और 0 एंड में जाता है तो बाहर निकलता है 0, उसका नॉट करेंगे तो 1। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, ए 0 है और बी 1 है, तो एक्स एंड वाई, वाई कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिव आर 1,1, ऑप्शन सी। ठीक है, 21 में इफ ए रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ इतना इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, इफ द रेजिस्टेंस इज इतना देन द करंट थ्रू। ठीक है, तो ये तो क्या बोलते हैं इसको, मोशनल ईएमएफ वाला केस है ना। तो रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर और वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज परपेंडिकुलर लेंथ, तो वी एल बी हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है ना, बेसिकली मूविंग रॉड एक बैटरी के बराबर है, उस बैटरी का ईएमएफ इतना है, तो यहाँ पे बेसिकली आप एक बैटरी मान सकते हो, बैटरी जो करंट फ्लो करवाएगा, बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वी की वैल्यू लिखते हैं 10, लेंथ है, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड मतलब पूरा लेंथ मत ले लेना, लेंथ ऑफ द रॉड जो आपका लूप का पार्ट है ना, लूप के पार्ट में बस ये लेंथ है। ठीक है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ मत ले लेना जो कि है 1 ये पूरा लेंथ है 1.25, ये लेंथ मत ले लेना। ठीक है ना, क्योंकि इस करंट तो बस ऐसे फ्लो होगा ना इस वाले लूप में, है ना। तो इस वाले लूप में जो लेंथ ऑफ द रॉड है, मतलब जो यहाँ पे रिलेवेंट लेंथ ऑफ द रॉड ये वाला पोर्शन है, पूरा लेंथ मत ले लेना। मैग्नेटिक फील्ड है, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 100। ठीक है, तो 0.02 मैंने ऐसा यूनिट में लिखा था, तो इसको आप मिली में लिखोगे तो 1 2 3, हाँ, मिली एम्पियर। ठीक है, 20। 22 में इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। ठीक है ना, अब ए पे अगर ऐसा आपको सोचना है तो ए पे करंट घुसेगा तो ऐसे जाएगा, इसमें सब में सेम करंट रहेगा वैसे। ठीक है ना, तो इन सब में सेम रहेगा, मतलब बेसिकली चार्ज के टर्म में सोचना है तो सोचो, यहाँ से जो चार्ज इसमें जाएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में हो गए। ठीक है, देखो एक के बाद एक के बाद एक, तो ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/3 मतलब 1। ठीक है, अब ये पूरे के बदले आप 1 लिखो, तो ए से बी जाने का दो रास्ता था, ये नीचे वाले रास्ते का तो 1 है, ऊपर वाले रास्ता में 3 कैपेसिटेंस थे लेकिन तीनों सीरीज में थे, उनका रिजल्टेंट भी कितना है 1, और 1 और पैरेलल पैरेलल में है तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 में इन द रेजिस्टेंस लैडर नेटवर्क शोन करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज 2। ठीक है, इसके थ्रू करंट है 2, तो इसमें पोटेंशियल होने कितना होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 है, इसके लिए भी 6 होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 ओम के रेजिस्टेंस में, तो इसमें करंट होगा 1। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 ओम के, इसमें भी करंट होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे जंक्शन लगा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे करंट जितना एंटर कर रहा है लीव उतना करना चाहिए, तो लीव कितना कर रहा है इस पॉइंट से 1 + 1 + 2, देख लो जो भी यहाँ से लीव करेगा यहाँ जाएगा, उसका कुछ पोर्शन यहाँ यहाँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो एंटर कर रहा है ये 3 जगह से लीव कर रहा है, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 एम्पियर का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एम ऑफ द आइडियल बैटरी, तो ये वी पूछा गया। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, इस पे लूप लगा लो। ठीक है, तो इस पे लूप लगाओगे तो इसमें देखो 4 दूनी 8, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट का, इसमें तो आपको पहले से पता है 6 × 1 6 वोल्ट का, और यही 4 एम्पियर यहाँ से ही फ्लो होगा। ठीक है, देख लो ये 1 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 4 4 × 1 4 वोल्ट। तो यहाँ पे इस लूप में ड्रॉप देखो, इस डायरेक्शन में चले हम लोग, तो 8 का ड्रॉप 6 का ड्रॉप 4 का ड्रॉप, तो 8 6 14 4 18, तो यानी ईएमएफ ऑफ द बैटरी 18 वोल्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 24 में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो एनर्जी इतना है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी यहाँ कितना होता है, -3.4 कहाँ पे होता है, तो एनर्जी होता है एक्सप्रेशन -13.6 डिवाइडेड बाई n², तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2 पाई, NH/2 पाई, यानी H/π, H/π मतलब ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 25 में कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पावर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इज कट फ्रॉम एनीवेयर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिखना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहीं से भी काटोगे आप, तो इसको कहीं से भी काटो, मान लो यहाँ से आप काट रहे हो तो यहाँ से काटोगे तो ऐसा कुछ आएगा। लेकिन इसका अभी भी पावर वही रहने वाला है, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ वही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस चेंज नहीं हो सकता ना। ये वाला पोर्शन का अभी भी तो जिस स्फीयर का पार्ट होगा ये, वो स्फीयर तो चेंज नहीं होगा ना। जैसे मैं बोलूँ इस सर्कल को मैं काट भी दूँ यहाँ से, तो अभी भी इस पोर्शन का रेडियस तो वही रहेगा ना। ठीक है ना, तो रेडियस चेंज नहीं हो रहा, रेडियस चेंज नहीं होगा तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा तो क्या, और म्यू तो चेंज नहीं हो सकता काटने से। यहाँ से काट दोगे तो क्या मटेरियल चेंज हो जाएगा? नहीं। तो म्यू भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों सरफेस का R1 R2 भी चेंज नहीं हुआ है, म्यू भी चेंज नहीं हुआ, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ तो पावर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। पैरेलल लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। पावर ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस चेंजेस व्हेन इट इज कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करें, मतलब ऐसा कट करें, तो ऐसा कट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऑफकोर्स रेडियस चेंज हो गया, पहले ऐसे था ना। तो R1 R2 जैसा भी था, अब R1 तो वही है लेकिन R2 तो इन्फिनिटी हो गया। ठीक है ना, पहले R1 R2 था, अभी भी इसका R1 तो है, लेकिन दूसरे वाले का सरफेस का रेडियस चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स R1 R2 में कुछ भी चेंज हुआ है तो आपका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो इसका पावर चेंजेस सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में एज अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू अ मैग्नेटिक फोर्स ओनली। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। गलत, आपको पता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ से मतलब नहीं है, जिस सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है किसी चार्ज पार्टिकल पे तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो सकता, तो स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/mv। अब घूमते चलते समय पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, तो मास कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। वही मैग्नेटिक फोर्स कैनॉट डू वर्क, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। सही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर लीनियर मोमेंटम में तो mv होता है, तो mv भी तो कांस्टेंट है। नहीं, लीनियर मोमेंटम बोला है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो एक्चुअली में ये है। ठीक है, तो आपको पता है पार्टिकल जब सर्कल में चलता है तो क्या उसका पाथ, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है। इस सर्कल में अगर पार्टिकल चल रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी, क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग दिशा में, यहाँ पे अलग दिशा में है, सॉरी, यहाँ पे अलग दिशा में है, तो वेलोसिटी तो कंट्री से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम याद रखना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तब भी उसको बोलते चेंज हो रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन नॉर्थ और 5 न्यूटन साउथ में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग सर्किट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सोर्स विल बी। सोर्स मतलब ठीक है, इससे करंट निकालना है बेसिकली। तो देखो ये कलर क्यों लिया मैं, हाँ, तो यहाँ पे एक्सी सब चीज़ दे ही दिया है, तो आपको पता है एक्सी और एक्सएल तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो मतलब उतना नहीं पता तो आप जेड निकालो, जेड होता है एक्सी माइनस एक्सएल प्लस R², इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2√2 हो गया, तो जेड की वैल्यू 2√2 है ना। तो ई आई मैक्स होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ई मैक्स बाय जेड। ई मैक्स की वैल्यू कितना है 220 और 2√2, ये हो गया आई मैक्स। आई आर एम एस होता है आई मैक्स बाय √2, तो आई मैक्स बाय √2 करेंगे तो ये 220/4 हो जाएगा, यानी 55। ठीक है, ऑप्शन बी। 28 में एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद दिस। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होता है, एवरेज एनर्जी, वो होता है 1/4 इतना। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछा जाता है एवरेज एनर्जी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाला एनर्जी को भी इंक्लूड करके एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा तब हाफ लेते हैं हम। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा जा रहा है तो 1/4, वैसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जाएगा तब भी 1/4, और टोटल पूछा जाएगा तो 1/4 प्लस 1/2 हाफ। ठीक है ना, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही में यूनिट में वैल्यू होता है 8.85 10⁻12 इंटू ई नॉट का स्क्वायर यानी 400, तो हो गया 100, यानी 8.85 10⁻10, ऑप्शन सी। 29th में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, याद रखना अंदर में फील्ड उसका जीरो होता है, आउटसाइड में पॉइंट जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस इतना,
अब ये वाला पॉइंट सेंटर से जो पॉइंट r/4 डिस्टेंस दूर है, तो सेंटर से जो पॉइंट r/4 डिस्टेंस दूर है वो तो इंटीरियर पॉइंट हो गया ना, और इंटीरियर पॉइंट में यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण फील्ड क्या होता है, जीरो। ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। 30 में द एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2 एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। ओके, अब मिनिमम डेविएशन के लिए आपको पता है R1 R2 इक्वल होते हैं, तो मिनिमम डेविएशन में R1 R2 की वैल्यू a/2 हो जाती है। a/2 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेस है मान लो प्रिज्म का, तो लाइट ऐसे आया, ये नॉर्मल बना लो, ठीक है। आपसे पूछा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब लाइट ऐसे गया, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला सरफेस में R1 बोलता है, R1 के लिए कितना है 30। अब यहाँ इसमें से लगाओ, तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास जो भी है प्रिज्म √2 इंटू साइन R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 यानी 1/√2। तो आई कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, तो आंसर हो जाएगा 45। 31 में इन YDSC इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट प्लेन एंड द स्क्रीन यानी कैपिटल डी इज डबल्ड, तो कैपिटल डी को डबल कर दिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड, डी को आधा कर दिए। देन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमा, अब फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होता है, फर्स्ट मैक्सिमा होता है y इक्वल टू बीटा पे, एंड थर्ड मिनिमा फर्स्ट मिनिमा होता है 0.5 बीटा पे, सेकंड मिनिमा होता है 1.5, थर्ड वाला 2.5 बीटा। तो इनके बीच का जो गैप है वो हो जाएगा 1.5 बीटा के बराबर, है ना, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वहाँ से कितनी दूर पे फर्स्ट मैक्सिमा होता है, बीटा पे, और थर्ड मिनिमा होता है यहाँ से 2.5 बीटा पे। तो इन दोनों स्पॉट्स के बीच का जो गैप है ये हो जाएगा 1.5 बीटा, ठीक है। ये y इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ की वैल्यू d को डबल करने से और स्मॉल d को हाफ करने से क्या होगी। अब ये चीज़ बेसिकली 1.5 लैम्डा d/d तो है, तो प्रोपोर्शनल टू d/d, तो बेसिकली आपको फ्रिंज विथ देखना था कितना गुना चेंज होगा, क्योंकि 1.5 बीटा भी यहाँ पे कुछ भी नंबर होता है, फर्स्ट मैक्सिमम के लिए 22nd मैक्सिमा होता, थर्ड मिनिमा के वाली 57th मिनिमा होता, कुछ भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो d आपका ये डबल हो गया है और ये आधा हो गया है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। 32 में गिवन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 2, ठीक है। सिंगली आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम यानी z इक्वल टू 2, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 2 है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है। तो आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² बाय n², Z² बाय n² करेंगे तो -13.6 ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -13.6 का नाम क्या है, ई। तो टोटल एनर्जी तो हो जाएगा ई के बराबर, टोटल एनर्जी इक्वल टू ई, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू ई आर, ठीक है। तो ए का आर कहीं भी नहीं है, बस यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी भी चेक कर लेते हैं क्योंकि टाइम है अपने पास, ठीक है। बी का क्यू होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल एनर्जी इतना होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है ना, ये पता होगा आपको। तो नेगेटिव टोटल एनर्जी अगर ई है तो माइनस ई, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ई, और पोटेंशियल एनर्जी 2e, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी माइनस ई, तो काइनेटिक एनर्जी आपका माइनस ई, तो बी का क्यू है, और पोटेंशियल एनर्जी 2e, हाँ सही ऑप्शन है, ठीक है। 33 में एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फर्दर एक्सेलेरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 49 वोल्ट, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसको अगर 120 वोल्ट से एक्सेलेरेट करे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा 120 ईवी, और उसको फिर फर्दर 49 वोल्ट से एक्सेलेरेट करे तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा 120 प्लस, मतलब ओवरऑल स्ट्रेस से कितना एक्सेलेरेटिंग पोटेंशियल हो गया 120 प्लस ना 169 ईवी, तो ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का फाइनली, है ना। ओके, तो इसका डी वॉल्यूम लेंथ क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय एक्सीलरेटिंग टोटल एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब टोटल एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कितना है, रेस्ट से लेके इस फाइनल स्टेज तक लाने के लिए कितना किए, तो क्वेश्चन में तो भले बोला है बस इतना किए, लेकिन रेस्ट से लेके यहाँ तक लाने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू एक्सीलरेट किया 169, ठीक है ना। तो 169 है यानी 13, तो 12.27 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ये 169 यूज़ करना है, इतना एंगस्ट्रॉम।
तो जस्ट वन से छोटा थोड़ा, वन से थोड़ा छोटा छोटा ये सब तो बहुत छोटे हो गए वन से, ठीक है। 34 में थ्रू अ गिवन कॉइल करंट इज चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर क्लॉकवाइज टू 6 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज इन 10 सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देखे तो वालो सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता उतना, तो ये 6 है, ये -2 है, ठीक है ना। तो फाइनल है 6, इनिशियल है -2। मैं मैग्नीट्यूड देखना चाहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अगर नेगेटिव आ जाए, आप ऊपर उल्टा लो, आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखो तो -6 हो जाएगा और यहाँ +2 हो जाएगा, तो फिर से -8 आ जाएगा ऊपर में, उसका मॉड लेंगे तो +8, अभी भी +8 आ रहा है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम में, 10 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8, 0.8। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मैग्नीट्यूड कितने, 0.8। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू दिस चेंजेस इतना, देन द कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ होता है L इंटू डी आई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा L इंटू डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है 2 और L की वैल्यू पूछा गया है और ये है 0.8। तो L की वैल्यू हो जाएगी 2/0.8, यानी 20/8। 20/8 कितना होता है, हाँ 20/2.5 होता होगा, ठीक है। 35th में फॉर द सर्किट शोन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टू दैट बिटवीन ए एंड सी। अब बिटवीन ए एंड बी बोला गया है, मतलब आपको करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, या आप उल्टा मान लो बी से एंटर कर रहा है, ए से लीव कर रहा है, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी मतलब इतना। तो अब सोचो ऐसा करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है इस नेटवर्क को, तो इस यहाँ से यहाँ जाने का दो रास्ता है इस नेटवर्क में, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, ठीक है। ये तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो ये टोटल का हो जाएगा 6, 6, ये 6 और 2 पैरेलल में हो गए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 8। तो फर्स्ट केस में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इतना आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड केस में देखें, तो सेकंड केस में क्या बोला गया है, ए एंड सी। तो करंट ए पे एंटर कर रहा है मान लो और सी से लीव कर रहा है ना, ए एंड सी मतलब यही होगा। तो ए से एंटर कर रहा है, सी से लीव कर रहा है, सी से एंटर कर रहा है, ए से लीव कर रहा है, तो जो भी फिर से दो रास्ता है ए से सी जाने का, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता। तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 2 और 2 सीरीज में हो गए, मतलब 4। ये भी 4, 4 और 4 पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। तो ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट हो गया इतना। तो रेशियो पूछा है इसका, तो 12/16, 3/4, ऑप्शन ए। 36 में विच व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एट ए डिस्टेंस इतना इन वैक्यूम, ठीक है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.4 मीटर का स्क्वायर 0.16 इज इक्वल टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू मिल जाएगा, तो 16 चौक 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 0 यहाँ पे इसके साथ ले लो, तो 11, 64/9, 9×7 = 63, 7 पॉइंट समथिंग इन 10⁻11, ऑप्शन सी। 37 में फॉर द करंट आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 केसेस है और पी क्यू आर एस मतलब मैच द कॉलम करना है, ठीक है ना। अब किसी डायोड के थ्रू करंट को आप पास करते हो, तो डायोड में क्या होता है, तो आपसे पूछा गया है आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। तब डायोड में देखो क्या होगा, तो मैं साइकिल दिखाता हूँ। तो जो ये जो करंट है I0 साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ तो ऐसा होगा एक साइकिल का, ठीक है। अब डायोड की बात करें, तो डायोड में जब ये करंट फ्लो होगा, तो जब ये वाला फ्लो होगा तब तो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन ये वाला करंट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, इस तरफ तो ये तो फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डायोड में तो सिर्फ मतलब डायोड का जो आउटपुट होगा, तो डायोड में बस ये दिखेगा आपको, फिर करंट कुछ नहीं, फिर ये दिखेगा एंड सो ऑन, फिर करंट कुछ नहीं एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो एक साइकिल की बात करें तो इतना ही है, ठीक है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वैसा टाइप का है ना। ये सेकंड वाले पार्ट में नेगेटिव हाफ में कुछ करंट होगा ही नहीं, जीरो है, ठीक है। फिर ये तो एक साइकिल वाला पार्ट मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, है ना। फिर ये दूसरा साइकिल का पार्ट है जिसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता पूरा, ठीक है। तो डायोड के लिए ऐसा होगा, और स्किल किसके लिए होगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सी। तो ए और सी के लिए तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो मैं अगर डायोड और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ, दोनों केस में ये वाला है। तो ए और सी वाले केस में तो आउटपुट का वैल्यू ऐसा आएगा, है ना, करंट थ्रू दैट डिवाइस ऐसा दिखेगा, है ना। ओके, बी की बात करें, करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर, तो रजिस्टर से पास होगा तो यही रहेगा, ठीक है।
क्योंकि रेजिस्टेंस में तो दोनों दिशा में करंट फ्लो हो सकता है ना, व्हेन करंट पास थ्रू फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी डी, तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये चीज़ कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, और आगे ड्रॉ करना तो करो। तो एक साइकिल की बात करें तो ये एक साइकिल मतलब रिलेटिव टू दिस, तो ये ज़ीरो है, ये टी है, तो ज़ीरो टी वैसा उस सेंस में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए तो यही रह जाएगा, तो ए बी के लिए ये होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में ऐसा ही रहेगा, है ना। ओके, ठीक है, अब हमें बताना है आरएमएस की वैल्यू। ओके, अब जब आरएमएस निकालते हो तो आप क्या करते हो, इसका आरएमएस आपको ऑलरेडी पता है, रूट मीन स्क्वायर साइन फंक्शन का क्या होता है, आई नॉट बाय रूट टू। तो जो भी इसका पीक वैल्यू होगा आई नॉट बाय रूट टू, तो इसका आरएमएस तो इतना है। ये भी तो देखो, आरएमएस में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं करंट का, तो करंट का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा होगा। ये तो सेम ही यही चीज़ नेगेटिव में, लेकिन स्क्वायर होने का तो यही हो जाएगा। जैसे प्लस टू का स्क्वायर करो तो इतना ऊपर जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर करो तब भी उतना, तो वापस ही आएगा। तो यानी चाहे आप इस फंक्शन का आप आरएमएस वैल्यू निकालो या इस फंक्शन निकालो, दोनों सेम आएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि स्क्वायर करने का तो सेम ही दिखने वाला है। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो वो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो स्क्वायर होकर वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो सेम ही चीज़ है। तो इसके लिए भी आई नॉट बाई रूट टू, तो बी के लिए और डी के लिए आई नॉट बाई रूट टू, तो बी के लिए आई नॉट बाई रूट टू, तो बी का आर, और डी के लिए भी आई नॉट बाई रूट टू, तो बी और डी का आर होना चाहिए। बी का आर नहीं है यहाँ पे, गलत। बी का आर नहीं है, गलत। ठीक है, वैसे डी का भी आर होना चाहिए, डी का आर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो गलत। तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बस इतना ही जानो तो ऑप्शन बी आ गया। हाँ, अब आपको और जानना है कि ये किसके लिए आएगा नहीं आएगा वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो बन चुका है। ठीक है, ओके, अब इसकी बात करते हैं। अगर कोई आपसे इसका आरएमएस वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे। ठीक है, अब आरएमएस के लिए क्या करते हो आप, ये जो ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम का है ना, तो आई आरएमएस मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का एरिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब आई स्क्वायर वाले ग्राफ का एरिया निकालोगे आप, तो ये वाला पार्ट का एरिया जितना आएगा आई स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, इसके लिए भी उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इसके लिए जितना आएगा इसके लिए तो जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितना है ग्राफ का, करंट कितना है, जीरो है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो एरिया आ रहा था उसका आधा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस केस के लिए एरिया 2A था, तो इस केस के लिए एरिया कितना आने वाला है, बस A आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बस एक ही पोर्शन तो है, दूसरा पोर्शन तो जीरो है ना। अब एरिया डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं, तो यहाँ पे देख लो एरिया कितना है, 2A है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, T। ठीक है, तो इस केस के लिए आई आर एम एस का स्क्वायर हो गया इतना, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया आई आर एम एस। वैसे यहाँ के लिए एरिया कितना है, ए है, डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो टी है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो कितना है, तो सेकंड केस का आई आर एम एस इतना है। तो फर्स्ट केस का आई आर एम एस को मैं आई वन बोल रहा हूँ, सेकंड केस का आई आर एम एस को मैं आई टू बोल रहा हूँ। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो रूट टू इस टू वन आएगा, यानी आई टू जो हो गया वो हो गया आई वन बाय रूट टू। अब आई वन खुद है आई नॉट बाय रूट टू, तो आई नॉट बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू करेंगे तो आई नॉट बाय टू। ठीक है, यानी बाकी दोनों केस के लिए ए और सी के लिए आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय टू होना चाहिए। तो ए के लिए और सी के लिए इतना, तो ए का एस, ए का एस, सी का एस, ठीक है, जो एक से मैच कर रहा है ना। 38 में स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, द क्वांटिटी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मैं एक जनरल कंडक्टर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मान लो। अब करंट की वैल्यू तो जैसे इस क्रॉस सेक्शन को जितना चार्ज क्रॉस करेगा इसको भी उतना ही क्रॉस करेगा ना पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज अक्यूमुलेट तो नहीं हो सकता, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे मान लो पानी फ्लो हो रहा है, तो इस एरिया को जितना पानी क्रॉस करेगा पर सेकेंड इस एरिया को उतना ही करेगा, नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे पानी जमा होने लगेगा, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो करंट यानी चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम तो सेम है हर क्रॉस सेक्शन के लिए, तो करंट तो सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेम फॉर एवरी पॉइंट। ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं तो आई होता है NEA/VD। अब करंट तो हर क्रॉस सेक्शन के लिए सेम है, कहीं भी चल जाएंगे करंट मुझे सेम मिलने वाला है, अभी मैंने प्रूफ किया है ना। एन तो होता है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ रिएक्टर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो हर जगह सेम होता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, तो कहीं एरिया ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, ये तो हर जगह सेम रहेगा ही। तो ये सब चीज़ सेम है, मतलब A/VD ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो A/VD कांस्टेंट है, यानी VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहाँ एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ पे स्पीड कम रहेगा इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे एरिया कम रहेगा वहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग है, मतलब बेसिकली इसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अब J इक्वल टू सिग्मा ई होता है
सिग्मा तो हर जगह सेम होता है। अब जे क्या होता है, आई बाय ए। सिग्मा तो हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि सिग्मा मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ मटेरियल का है। मटेरियल का बनावट का नहीं है, बस मटेरियल का मटेरियल का मटेरियल का प्रॉपर्टी, उसको मटेरियल तो बोलते हैं, मैं कंडक्टर बोल रहा था, मटेरियल का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा, उसके शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आई तो हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, जहाँ एरिया कम रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। तो ये भी वैरी कर रहा है, तो बस इलेक्ट्रिक करंट ही कांस्टेंट है, ठीक है। 39 में 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ इतना, वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय इतना, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों चार्ज का वैल्यू है Q1 Q2, ठीक है। ओके, अब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं 100 से। अब एक चार्ज को बढ़ा दिए 20% से, इसको 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2। और ये 20% घटा दिए, तो 1 को 20% घटाएंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, तो सेकेंड चार्ज इतना, ठीक है ना। अब फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब डिस्टेंस दोनों केस में सेम मानेंगे। तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू, जब आप रेशियो लेगो दोनों केस का फोर्स का, तो R स्क्वायर K तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये, तो चार्जेस का प्रोडक्ट पे है ना। तो यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट और यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट, यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट का रेशियो लेंगे, तो फर्स्ट केस में फोर्स कितना था, 100। सेकेंड केस का फोर्स आपको पता करना है। फर्स्ट केस में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, और सेकेंड केस में 1.2 इंटू 0.8 Q1 Q2, ठीक है। तो 12×96 0.96, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 96, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। 40 में ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम बाय 10 सेंटीमीटर, इतना इज वर्क डन इज डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन है 20 डिवाइडेड बाय चार्ज 4 कूलम, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसमें आपका कितना डिस्टेंस मूव किया उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 41 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पर्टिकुलर रीजन गिवन बाय दिस, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, तो आपको पता है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -6y माइनस माइनस प्लस 8, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इतना, और थर्ड वाले के लिए 0, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट का एक्सप्रेशन आ गया इतना। अब ये पूछा गया है y इक्वल टू, इस सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पुट कर दो। तो 1 पुट करेंगे तो -6 प्लस 8 यानी, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा 2, है ना। आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट की बात हो रही है इसलिए। 42 में 3 चार्जेस आर हेल्ड एट द वर्सेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। 3 पॉइंट चार्जेस है, तो टोटल कितने पेयर है, 1 2 3, 3 पेयर है, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा के, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो के बाय एल तो कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये यहाँ पे प्रोडक्ट के Q1 Q2 बाय आर होता है ना, तो Q इंटू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू क्यू यहाँ पे हो जाएगा -2 QQ, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2Q², ठीक है। पोटेंशियल आपको चाहिए 0, तो ये 0 कर देंगे, तो यानी ये चीज़ 0 गई तो 0 नहीं है, तो ये चीज़ 0 होनी चाहिए, ये चीज़ को 0 करो, तो इसको 0 करेंगे तो 3Q इक्वल टू 2Q²। तो एक स्मॉल क्यू कट जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू 2Q/3, ठीक है ना। तो कैपिटल क्यू हो जाएगा आपका 2Q/3, ऑप्शन सी। 43 में 2 कंडक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेशियो में लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता है ρl/a। तो रेजिस्टेंस का जब आप रेशियो निकालोगे तो ρ1/ρ2 3/2, L1/L2 1/3। अब a नीचे है तो A2/A1 करेंगे, तो A2/A1 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 में इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस केस में इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ जा रहा है, आपको बोल दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। भले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उस तरफ लग रहा होगा, लेकिन उसको ढकेला जा रहा है, जस्ट लाइक पेन को मैं ऊपर ले आ सकता हूँ ना, भले ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, सच दैट लाइक। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, आपको क्वेश्चन ने बोल दिया है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक
फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आपको पता है उस तरफ लगता है ना। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल ही बढ़ेगा, तो पोटेंशियल ही तो बढ़ रहा होगा। जस्ट लाइक पेन को ऊपर ले जाओ तो ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाहती है, उसके अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल ही बढ़ रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट जाएगा तो पोटेंशियल ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अब मैकेनिज्म कंजर्व रखना है, पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने फेंक के छोड़ दिया है, ये नहीं कि आप पुश कर ही रहो, आपने फेंक के छोड़ दिया। जैसे पेन को ऊपर फेंक के छोड़ दो आप, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है पोटेंशियल बढ़ते जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटते जाएगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। 45 में इफ द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट थ्रू 6, ठीक है। तो ये तो देखो यहीं पे कर लेते हैं इसको। हम्म, अब इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर वाले पोर्शन में करंट नहीं आता तो इसको भूल जाओ, ये वाला है एक्सिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, बस ये है और ये है, तो 6 और 3 में तो सेम ही करंट जाएगा, याद रखना ऊपर कुछ करंट जा ही नहीं रहा होगा, यहाँ जो जाएगा वो तो जगह ही नहीं है, तो ये पूरा एक्सिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, 6 3 9, और ये भी सीरीज में, क्योंकि जो करंट जाएगा एक ही रास्ता में जा सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है। वो ब्रांचिंग ऑफ नहीं होगा करंट का ना। तो 6 3 9 1 10, तो करंट हो जाएगा 5/10 मतलब हाफ एम्पियर, ऑप्शन बी, ठीक है। 46 में कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस इतना इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज इतना, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट होता है L/R, ठीक है। तो L की वैल्यू है यहाँ पे 200 मिली और रेजिस्टेंस है 2, तो हो जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। 47 में रिंग ऑफ रेडियस ए रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पर, ठीक है। तो रिंग जो है अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये होता है रिंग का एक्सिस, ठीक है। द रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, तो रिंग का जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस इन द रिंग वुड बी जीरो इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग, ठीक है। अब रिंग अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, तो इसको मैं अगर एक्स के लॉन्ग यहाँ फील्ड ड्रॉ करूँ तो अब देखना फ्लक्स कितना होगा बताओ। तो अगर एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स क्या है, जीरो, क्योंकि एरिया के पैरेलल है ना। तो फ्लक्स तो जीरो है और हमेशा जीरो रहेगा, चाहे रिंग कितना भी घूम जाए, हमेशा एरिया के पैरेलल ही रहेगा, तो फ्लक्स हमेशा जीरो रहने वाला है। तो फ्लक्स जीरो रहने वाला है मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस रहता तो आप इसको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, कुछ वाई एक्सिस ऐसा मान लो। तो अभी फ्लक्स क्या है, जीरो रहेगा, चाहे रिंग कितना भी रोटेट हो जाए, चाहे रिंग कैसा भी ओरिएंटेशन में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही है, तो फ्लक्स हमेशा जीरो ही है। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा, ठीक है। जेड एक्सिस, तो आपको लग रहा होगा जेड एक्सिस में आ जाए, जेड एक्सिस तो ये है। तो अभी फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए, है ना, फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए। लेकिन रिंग कितना भी रोटेट हो जाए, मान लो अभी रिंग जो जैसा दिख रहा है 45 डिग्री रोटेट होने के बाद भी रिंग तो ऐसा ही दिखेगा ना, तो फ्लक्स फिर से वही रहेगा, क्योंकि रिंग जितना भी रोटेट हो जाए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसका एरिया, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑल ऑफ दिस, इनफैक्ट क्योंकि रिंग का ओरिएंटेशन चेंज हो ही नहीं रहा है, रिंग कितना भी रोटेट हो जाए रिंग ऐसा ही दिखने वाला है, 10 साल बाद भी रिंग ऐसा ही दिखेगा। अगर रिंग ऐसा रोटेट होते रहता ना, मान लो ये वाला एरिया होता, ठीक है, तो मतलब इस लाइन के ऊपर रोटेट होते जाता रिंग, तो अभी रिंग ऐसा दिख रहा है, कुछ देर के बाद ऐसा दिखता, कुछ देर के बाद ऐसा दिखता, कुछ देर के बाद ऐसा दिखता, समझ में आ रही बात। तो उस केस में रिंग का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिंग का ओरिएंटेशन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी दिशा में हो, ये मत सोचना एक्स वाई जेड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में होता, किसी भी दिशा में होता, फ्लक्स चेंज होता ही नहीं, फ्लक्स चेंज होता ही नहीं, तो इतना है बेसिकली। रिंग का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, रिंग रोटेट होने के बाद भी वैसा ही दिख रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 48 में डायमेंशन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए। अब मैं डायमेंशनली लिख रहा हूँ सभी क्वेश्चन को, ठीक है। जो आगे कुछ गलत भी हो जाएगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि डायमेंशनली में लिख रहा हूँ, इक्वल टू मत सेंस लेना, ठीक है ना। लिटरली इक्वल टू नहीं है, डायमेंशन वाइज इक्वल टू है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सी डायमेंशनली, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स बाय चार्ज, और सी है लाइट का स्पीड, यानी स्पीड मतलब L t-1, ठीक है। अब एरिया हो जाएगा L² है ना। एफ हो जाएगा M L t-2 इंटू L2
डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर इंटू टाइम इंटू एल टी माइनस वन, ठीक है। तो एक एल से एक एल गया और बस, और कुछ नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो टी की वैल्यू, टी भी गया, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल टू, एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल टू, ऑप्शन बी, ठीक है। 49 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड, हाँ पॉसिबल तो है ना, ओके। हमेशा नहीं होता है, लेकिन कैन भी मतलब पॉसिबल है कि नहीं, हाँ। ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी सही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से आता है, तो दोनों सही है, ठीक है। पहला वाला मोशनल ईएमएफ था, दूसरा वाला ऐसे है ना। लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज इतना, तो करंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट होता है म्यू नॉट आई बाय टू आर। तो आपसे पूछा गया करंट, तो करंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है ना। अब रेडियस नहीं दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो आपको पता है सर्कुलर लूप का एरिया ऐसे हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू ए बाय पाई का स्क्वायर रूट, तो रेडियस के बदले ए बाय पाई का स्क्वायर रूट लिख दो, ठीक है। तो टू बी रूट ए, टू बी रूट ए, ये ऑप्शन। आई करंट पूछा है, सॉरी, आई हट जाएगा, ठीक है ना। तो टू बी रूट ए बाय म्यू नॉट पाई, ठीक है ना। तो ये लेक्चर एंड हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, डाउट हुआ होगा, तो कमेंट में पूछ लेना। कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया या कोई और एरर कर दिया तो प्लीज़ कमेंट बता देना, ताकि बाकी लोग को मदद मिले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो टेस्ट आएंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे।